नमस्ते, प्रणाम आप सभी को सिटीजन हेल्थ चैनल में, जो कि अंडर टीम एकेडमी IAPSM के अंदर एक सीरीज बना रहा है पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स। और आज इस सीरीज में हमारे साथ है डॉक्टर रेखा दत्त, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, एम्स कल्याणी, वेस्ट बंगाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस सीरीज में। नमस्कार। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो जनरली लोग नहीं बात करते, या डॉक्टर ने तो शायद इस पे बहुत ही कम बात करी होगी कि खाना बनाते वक्त कौन कौन सी गलतियां हम ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं जिसकी वजह से हम खाना बनाने का जो भोजन का पौष्टिक जो पोषण है उसको बचा के रख सकते हैं। सही है ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सेशन को शुरू करते हैं मैम। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं पौष्टिक आहार की, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ घी, शक्कर, मक्खन, या सिर्फ दाल, रोटी, चीनी? क्या अगर पौष्टिक आहार आपके नजरिए से देखें तो पौष्टिक आहार का क्या मतलब है मैम? देखिए, पौष्टिक आहार होता है बैलेंस डाइट, इसको हम बोलते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारा खाना है वो 5 तत्वों से बना होता है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 चीजें हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में रूटीन में चाहिए होते हैं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो थोड़े कम लगते हैं हमको। तो हमारा जो, अगर हम डेली आहार देखें तो हमारा ये जो खाना है ये 3 फंक्शंस के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। पहला है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं। एनर्जी गिविंग जो हमको ताकत देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, यानी कि शुगर्स एंड फैट्स को उसको कंसिडर करते हैं। फिर होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो है प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन रिच होते हैं जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट हो गया, पल्सीज हो गया, नट्स हो गया, दूध हो गया, अंडा, दालें हो गया इसमें। फिर होता है प्रोटेक्टिव फूड्स, होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये ज्यादातर पाए जाते हैं सभी फूड आइटम्स में, बट हम इसको अगर देखें कि स्पेशली किसमें स्पेसिफिकली पाए जाते हैं तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। अगर हम एक पिरामिड का शेप समझते हैं तो पिरामिड होता है, ऊपर से नैरो होता है, नीचे से ब्रॉड होता है। तो अगर हम खाने को देखें कि हम डेली उसको कैसे खाना किस क्वांटिटी में खाएं, तो सबसे नीचे होता है ब्रॉड। उसमें हम रखते हैं सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज जो हम खाते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये होते हैं सीरियल्स। ये हमको देते हैं एनर्जी एंड फाइबर्स। फिर उसके ऊपर आते हैं तो वो थोड़ा नैरो हो गया, तो उससे कम हमको खाना चाहिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा और नैरो हो गया, यानी कि उससे कम खाने चाहिए प्रोटीन रिच फूड। वो हो गया हमारे दाल, नॉन वेजिटेरियन डाइट, नट्स, सीड्स। और सबसे ऊपर जो सबसे नैरो है वो है हमारा शुगर्स एंड फैट्स, वो बहुत कम खाने चाहिए। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट आपने कैसे समझा दिया पिरामिड की शेप में। तो इसको मैं बड़ी आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे हमारे इंडियन कल्चर में है थाली सिस्टम। अगर हम थाली सिस्टम खाएंगे तो उसमें हमारा जो पौष्टिक आहार है, बैलेंस डाइट मिल ही जाएगा हमको। आप देखो थाली में हमको क्या क्या परोसा जाता है। थाली में होता है चावल और गेहूं की रोटी होती है, या जो जिस कम्युनिटी में वो खाया जाता है ज्वार बाजरा वो खाते हैं वो लोग, वो हो गया। फिर हो गया दाल। अच्छा, दाल भी होती है, रिच इन प्रोटीन होता है। अगर हम देखेंगे कि सीरियल्स हैं जो मैं बोली हूँ, गेहूं चावल, ये डेफिशिएंट होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड थ्रियोनिन इसमें डेफिशिएंट होते हैं हमारे सीरियल्स में। अच्छा, पल्सेस प्रोटीन रिच है, बट इसमें जो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है वो डेफिशिएंट है। तो यूजुअली जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं इनको हम इनकम्प्लीट मानते हैं। बट हमारे कल्चर में है कि रोटी दाल या दाल चावल हम एक साथ खाते हैं, तो हमारे जो डेफिशिएंट अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स में, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो दाल चावल खाते हैं हम एक साथ, रोटी दाल खाते हैं। आपने ये देखा होगा कि बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो उनको प्लेन चावल नहीं खिलाए जाते या प्लेन दाल नहीं खिलाई जाती। ये कल्चर चला रहा है कि हम उनको खिचड़ी बना के खिलाते हैं। तो खिचड़ी क्या है? पल्सेस एंड राइस का मिक्सचर है, वो बच्चों को हम कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। और क्या होता है उसमें थाली में? ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबको मालूम है आयरन होता है उसमें ज्यादा, और विटामिन ए, कैल्शियम होता है। तो इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए एवरीडे डाइट में। फिर दूसरी वेजिटेबल्स आप ले लो, बैंगन, गाजर, जो नॉन लीफी है वो वेजिटेबल्स होती हैं, वो विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होती हैं। फिर होता है चटनी।
अच्छा, चटनी तरह तरह की बनाते हैं हर कम्युनिटी में। इनमें मेन होता है कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे धनिया पुदीना की होती हैं, तो और इसमें थोड़ा सा खटास डाला जाता है, या कोई कच्चा आम डाल देते हैं, या फिर नींबू डालते हैं, या इमली डालते हैं, तो उसमें विटामिन सी होता है। और ये बात तो सब आई थिंक सबको नहीं मालूम है कि जब भी हम आयरन रिच फूड खाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करने के लिए उसमें विटामिन सी अगर होगा तो अच्छे से हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन हमारे सिस्टम में। फिर और क्या होता है, अचार होता है। अचार क्या होता है, फर्मेंटेड है और फूड है, और जब भी हम किसी भी फूड आइटम को फर्मेंट करते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक एक्शन होता है। प्रोबायोटिक क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी डाइजेशन को ठीक ठाक रखते हैं, और हमें ये जो इन्फेक्शन होते हैं स्टमक इन्फेक्शन, इनसे बचाते हैं। तो अचार उसको स्ट्रेंथन करता है। फिर दही होता है। अब दही एक तो मिल्क प्रोडक्ट है, कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम रिच है और सभी विटामिन मिनरल्स हैं एक्सेप्ट विटामिन सी और आयरन। और ये भी लैक्टोबैसिलस से भरा होता है, और लैक्टोबैसिलस हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। और सैलेड्स होते हैं। सैलेड्स तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें फाइबर्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसको अच्छे से धो के फिर काटें तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम रॉ काट के उसको बिना वॉश के रखेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई कम्युनिटीज में छाछ भी देते हैं, बाद में लस्सी जिसको बोलते हैं, लस्सी भी फिर प्रोबायोटिक एक्शन होता है एंड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो खानों में मसाले डलते हैं, कॉन्डिमेंट्स इनको बोलते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जैसे हल्दी का तो सबको मालूम है कि वो एंटीसेप्टिक उसका एक्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। इवन जो जीरा है जिसको क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम जो हमारी बोन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर हमारा कल्चर पहले था कि गुड़ की बनी हुई मिठाई देते थे, आजकल तो लोग शुगर का बनाते हैं, बट शुगर इज नॉट दैट हेल्दी। अगर हम गुड़ खाएंगे या गुड़ की मिठाई देंगे तो गुड़ क्या है, रिच सोर्स ऑफ आयरन है। अब आयरन उसमें कैसे आ गया, वो तो गन्ने के जूस से बनता है। तो जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसको जो गन्ने के जूस को बड़े बड़े आयरन के बर्तनों में बनाया जाता है, तो जब वाइल कुकिंग उसका जो आयरन है उसमें आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। ये तो हो गया थाली सिस्टम, ये हम 2 मील्स खाते हैं। फिर बीच में होता है कि हमारे को फ्रूट्स खाने चाहिए रेगुलरली। फ्रूट्स ये जरूरी नहीं है कि हमको बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट्स लेने हैं, हमको जो लोकली ग्रोन और जो उस एरिया में ग्रो किए हुए फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए। एक तो सस्ते मिलेंगे और हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट्स है विटामिन एंड मिनरल्स की वो भी मीटअप करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपका कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट ज्यादा न्यूट्रिशियस है देन पपीता या केला या अमरूद जो लोकली अवेलेबल हैं। तो हमको अमरूद खाना चाहिए, विटामिन सी रिच है। और आंवले का कंजम्पशन करना चाहिए, आंवला तो सबको मालूम है विटामिन सी रिच है। और कई लोग बोलते हैं आंवला बहुत ज्यादा खट्टा होता है, नहीं खाया जाता, तो इसको अगर हम प्रोसेस करके वो बनाएंगे मुरब्बा, तभी भी इसका 80% विटामिन सी रिटेन करता है इसके फाइबर्स में, तो वो खाना चाहिए हमको। तो आयरन के लिए बहुत अच्छा है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है उससे। और फिर हमको जैसे नाश्ता में क्या कल्चर, रोटी सब्जी खा लेते हैं कई कम्युनिटीज में। कई कम्युनिटीज में चिवड़ा खाते हैं, चिवड़ा जिसको पोहा बोलते हैं ना, तो वो होता है बीटन राइस। अभी अगर आप देखो चावल से कंपेयर करेंगे तो जो पोहा है इट इज कैरिंग मच मोर अमाउंट ऑफ आयरन देन राइस। फिर उसमें सब्जियां डाल के बना सकते हैं। फिर हमें ग्राउंड नट्स का यूज करना चाहिए। ग्राउंड नट्स क्या है, इस बहुत अंडररेटेड ड्राई फ्रूट है, इसमें 27% ऑफ विटामिन प्रोटीन मिलता है हमको, तो वो खाना चाहिए। और जो जैसे हमारा कल्चर था ना, जैसे हमारे पुराने थे कि कुछ लड्डू बना के रख लेते हैं फाक सीड्स के, या अलसी के लड्डू या तिल के लड्डू, तो गुड़ के बनी हुई चीजें, ये सब क्या है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है इसको भी मीट अप करती हैं। हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो इनको खाना चाहिए। तो अगर हम पुराना कल्चर देखेंगे ना तो वो हमें बैलेंस डाइट ही देगा। आजकल का जो फूड फैड है उससे तो डेफिशिएंसी होगा ही हमारा।
मैम अगर ये जो बैलेंस डाइट आपने अभी बताया है, तो ये कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है या सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को तो बताया जाता है कि जो आपने सेकंड बताया कि वो ब्रॉडर वेजिटेबल्स जो हैं वो कम, मतलब सीरीज ज्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल्स कम। तो ये हर इंसान के लिए या सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए है ऐसा? नहीं, ये हेल्दी लोगों के लिए जो मैंने बहुत कुछ इसमें बताया है ना, उसका बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे मैंने अचार और चटनी बताया आपको, अचार और चटनी है जो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, तो जो जिनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट बोला गया, जैसे जिनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनको ये सब नहीं खाना है। और अब जैगरी में भी शुगर होता, आई मीन होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे सिस्टम में, तो वो भी उनको डायबिटिक पेशेंट्स को, जहाँ जिनको शुगर फूड रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, उनको ध्यान से खाना चाहिए। और मैम जब हम खाना बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं स्टेप्स जो हमें जाने अनजाने उनका हमने पोषण खत्म कर देते हैं, भोजन का हम पोषण खत्म कर देते हैं। सब्जियों का जैसे बचपन में हम पढ़ते हैं कि भाई हरी सब्जियां काट के नहीं धोना चाहिए, उनको पहले धो लें फिर काटें, लेकिन ऐसा खाना बनाते वक्त कई सारी गलतियां हो जाती है। तो मैम ऐसी कुछ चीजें बताइए हमें जिससे हम भोजन का पोषण बरकरार रख सकें खाना बनाते वक्त भी, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए। मैं वो कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, एक तो खाना बनाते हुए उनका ध्यान रखिए, और जो मार्केट से आप क्या सामान लें उसका भी ध्यान रखें आप। जैसे सबसे पहले है कि जो हमारी कम्युनिटी ज्यादा चावल खाते हैं इंडियंस, अब जो व्हाइट राइस खाते हैं जिसको पॉलिश राइस भी कहते हैं, तो स्टडीज ने देखा गया है कि उन लोगों में ज्यादातर विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी होता है, बेरी बेरी जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो क्यों होता है मैं बताती हूँ। जब हम राइस, आपको मालूम है वो छिलके के साथ उसको ग्रो करते हैं, तो जब उसको ऐसे ही उसका छिलका निकाल देते हैं तो उसका ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स चावल की सरफेस सतह पे रहते हैं। तो जब छिलका रिमूव करते हैं तो 75% ऑफ उसका विटामिन निकल जाते हैं, और अराउंड 10% और 20% उसका प्रोटीन्स भी निकल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जहाँ ज्यादा चावल खाने का वो हो, कल्चर हो, तो वहां पर पार बॉइल्ड राइस रूटीन में खाना चाहिए। भी पार बॉइल्ड राइस क्या होता है कि जब चावल को उगाया जाता है, उसको उसकी खेती करके चावल निकाल लिया, अभी भी छिलका लगा हुआ है उसको, तो उसका छिलका उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पानी में भिगो देते हैं एंड उसको स्टीम करते हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको, बिकने से पहले। और जब उसको फिर सुखाने के बाद उसका छिलका निकालते हैं ना, तो जब ये उसको स्टीम करते हैं ना हम चावल को, तो जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और अंदर चले जाते हैं दाने के अंदर, तो बरकरार रहता है। तो उसके बाद जब छिलका निकालते हैं ना, तो वो फिर उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहता है। इसलिए हमको पार बॉइल्ड राइस खाने चाहिए। और ये तो हो गया चावल, जब तुम खरीदने जाओ तो पार बॉइल्ड राइस ही खरीदो ज्यादातर। और अगर नहीं कईयों को अच्छे लगता टेस्ट कि उसका ऑफ फ्लेवर है, तो उसको इडली डोसा में भी उसको यूज कर सकते हैं, पार बॉइल्ड राइस को। और इडली डोसे की बात की है मैंने, तो ये फर्मेंटेड फूड है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। डोसा किससे बनता है? दाल और चावल से, तो सप्लीमेंट्री एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन्स हो गया। और जब भी हम उनको फर्मेंट करते हैं ग्रेन्स को, तो उसका विटामिन कंटेंट काफी बढ़ जाता है। इसलिए आप जैसे इडली डोसा और ढोकला, ये जो फर्मेंट करके बनाते हैं ना, ये खाना बहुत न्यूट्रिशियस है। फिर अब डोसे के साथ हम सांबर भी खाते हैं। सांबर में क्या डलता है? दाल तो होती है और साथ में सब्जियां अलग अलग डलती हैं, और उसमें ड्रम स्टिक डलता है जिसको सहजन फली बोलते हैं, तो उसको मोरिंगा बोलते हैं। वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो वो खाना चाहिए। और उसमें क्या होता है, इमली डाल के बनाते हैं। इमली डालने से क्या होता है, सांबर में विटामिन सी आ गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, वो रूटीन में लाने चाहिए आपको। फिर जब दालें बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन प्रोटीन्स है, 20% ऑफ प्रोटीन्स पाया जाता है दालों में। और जो उसमें सोयाबीन दाल है ना, तो उसमें तो 40% ऑफ प्रोटीन्स पाया जाता है, जबकि मिथ्योनिन डेफिशिएंट है, बट प्रोटीन्स तो चलो अगर हम उसको सप्लीमेंट करके खाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो हमें सोयाबीन खाना चाहिए।
अच्छा, सोयाबीन कहते हैं कड़वा होता है, तो उसका बड़ी जिसको बड़ी बनाते हैं हमारी कम्युनिटी में, न्यूट्री की वो बड़ी, और फिर सोया बड़ी, और फिर उसको होता है कि उसको अगर बहुत कोई कमजोर इंसान है या पेशेंट है बहुत ही कमजोर है, तो सोयाबीन का आटा पीस के नॉर्मल आटे में मिक्स करके थोड़े कम रेशियो में, तो उसका आटा गूंद के उसको रोटी खिला सकते हैं, तो उसका ताकत उसमें आ जाएगी, प्रोटीन उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा उस पेशेंट का। फिर जब दालों की बात कर रहे हैं, तो दालों को अगर हम स्प्राउट करके बनाएंगे, अगर हम कच्ची दाल की बात करें तो उसको बनाते हैं ना जब हम, तो उसमें विटामिन सी इतना नहीं होता है, तो जब हम उसको जर्मिनेट करते हैं यानी कि स्प्राउट बनाकर खाते हैं, तो उसका विटामिन सी कंटेंट और विटामिन बी कंटेंट काफी बढ़ जाता है। तो जब दालें हमने खानी है तो उनको स्प्राउट बना के खाना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जो, और फिर हम बात करते हैं कुकिंग की बात। तो जैसे चावल की बात करते हैं कि चावल अगर हम ले आए हैं बाजार से, तो उसको कुक करने से पहले उसको कई लोग धोते जाते हैं कि उसका स्टार्च निकल रहा है, उसको धोते जाओ। उसमें क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो उसकी सरफेस पे ही रहते हैं, तो वो धुलते जाते हैं, तो एंड में क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ थोड़ा स्टार्च या मे भी फाइबर्स बचते हैं, तो उसलिए डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हो सके एक दो पानी से ही धोना चाहिए चावल को, ज्यादा नहीं। और फिर क्या हमारा कल्चर है, कई बार तो क्या करते हैं, एक बड़े से पैन में बहुत सारा पानी लेके लोग उबाल देते हैं चावल को, और जो रिमेनिंग वाटर है उसको फेंक देते हैं, तो चावल का सारा न्यूट्रिशन है वो तो पानी में चला गया, तो फिर तो आपने पानी सारा फेंक दिया। तो वही करना चाहिए कि जितने चावल है उसमें जितना पानी लगे कुकिंग में, उतने में ही उसको कुक करना चाहिए, और हो सके तो प्रेशर कुक में कुक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर में यूज करेंगे तो ईंधन बचेगा हमारा, और टाइम भी बचता है, और उसके न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तो इसलिए खाने को हमेशा कुक करते हुए उसको ढक के बनाना चाहिए। इवन अगर आप ओपन कढ़ाई में बना रहे हैं तो भी उसको ढक्कन लगा के पकाएं, ताकि उसके जो विटामिन हैं वाटर सॉल्युबल वो स्टीम के जरिए ऊपर ना उड़ जाए और लॉस ना हो जाए। तो ये है रिगार्डिंग वेजिटेबल्स। और आपने तो बहुत अच्छा बोला है कि जो वेजिटेबल्स हैं लोग क्या करते हैं, उनको काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं, तो वही मैंने बोला है कि धोते हुए वाटर सॉल्युबल विटामिन जो उसकी सरफेस पे हैं वो तो सब निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या फिर, जब इतनी एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स लेके हम खा ही रहे हैं, तो उसका पूरा न्यूट्रिशन क्यों ना हम अपनी फैमिली को खिलाएं। फिर एक और चीज है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं अच्छे से, रोटी नहीं खाते हैं, तो उनको हरी सब्जियां पसंद नहीं है, तो उनको कैसे खिलाया जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे जो हरी सब्जियां हैं उनको धो लो अच्छे से, क्योंकि हरी सब्जियों को धोना चाहिए, क्योंकि वो नीचे मिट्टी पे लोअर लेवल पे लगती हैं, तो उनमें मिट्टी के कई बार रह जाते हैं, तो उनको अच्छे से धो के काट के आटे में गूंद लो, और उसमें थोड़ा बेसन डाल दो। बेसन क्या है, चना दाल का होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स हो गया, थोड़े से मसाले डाल दिए, और अगर कुछ अभी थोड़ा कुक्ड आपके पास दाल पड़ी है तो वो बीच में डाल दिए, कुक्ड वेजिटेबल है मैश करके वो डाल दिया, और फिर उसके पराठे बना के दही के साथ बच्चे खा सकते हैं या अचार के साथ, तो बहुत ही न्यूट्रिशन उसमें चला जाएगा बच्चों में। और जितना हो सके हमारे घर में ना आयरन के बर्तन होने चाहिए, लोहे के बर्तन। तो उसमें क्या है, जब कुक करते हैं ना, तो लोहे के बर्तनों से वो खाने में आ जाता है उसका आयरन, और उसका आयरन कंटेंट हमारे खाने का बढ़ जाता है, उस फूड जो हमारा लोहे के तवे पे या लोहे के कढ़ाई में खाना बना हो। ये तो हो गया अभी कुकिंग की बात। अच्छा, हम कुकिंग में जब भी देखते हैं कि ऑयल्स यूज करते हैं, तो एक होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, ये जिसको बोलते हैं ना, होते वेजिटेबल ऑयल्स हैं, बट उसमें हाइड्रोजनेट करके ना उसमें उसको घी जैसा बना देते हैं। इसको आई थिंक वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है हमारे कल्चर में, तो वो अवॉइड करना चाहिए। दिखता तो घी जैसा पर होता है वेजिटेबल ऑयल है। तो उसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजनेट हो जाता है वेजिटेबल ऑयल, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि जो वो जो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड थे उनको हमको सेचुरेटेड बना दिया, और एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फैट से, वो नहीं मिले हमको, तो फिर फायदा नहीं खाने का उनको। तो इसलिए बहुत ध्यान से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हम वेजिटेबल ऑयल्स घर में लाते हैं तो बदल बदल के यूज करने चाहिए, कभी सनफ्लावर ऑयल ले आए, कभी सेफ्लॉर ले आए, कभी ग्राउंडनट ऑयल ले आए, कभी मस्टर्ड ऑयल ले आए,
तो ये ऑयल्स यूज करने चाहिए हमको बदल बदल के, क्योंकि उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स लेवल हर एक का प्रोपोर्शन अलग होता है और हमको वो प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज करके खाना चाहिए। और फिर जैसे फ्राइंग के लिए अगर हम तलने की बात करें तो तलते हुए हमको ये पाम ऑयल या राइस ब्रान ऑयल है इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो हीट टॉलरेंस है ये ज्यादा है, तो करना चाहिए। अब तलने की बात आई है तो मेरे को पूरी याद आ गई है। कई लोग मैंने देखा कई कल्चर्स में ना मैदे की पूरी बनाते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि मैदा ना यूज करके हम आटे का क्यों ना पूरी बनाएं, क्योंकि उसमें एक तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी चला जाएगा और फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो गया। और आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस कर ही लिए हैं जो कुकिंग करते हुए हमको ध्यान रखने चाहिए। एक 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 बात और मैंने देखी है मैम इंडियन कल्चर में, कि पूरी जो आपने बताया फ्राई किया हमने, और उसके बाद वो फ्राइंग जो ऑयल यूज किया उसको एक डब्बे में रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पूरी हमें तलनी है तो फिर से वही तेल हम यूज करते हैं। फिर ऐसा इसको रिपीटेडली कई लोगों को मैंने देखा है, कई घरों में ऐसा होता है। तो इज दिस अ गुड थिंग और नहीं ऐसा नहीं, नहीं करना ये चाहिए? अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जो हमारी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। वही मैंने जैसे बोला है तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना तेल चाहिए उतने में ही फ्राई करो, उसके बाद उसको इतना महंगा डिस्कार्ड नहीं कर सकते, पर उतने ही यूज करो जितने में आपका काम हो जाए। एक और मेरे को बात याद आई कि जो हम वेजिटेरियंस होते हैं, अभी वेजिटेरियंस जो वेजिटेरियन फूड है उसमें हमने जो प्रोटीन्स हैं वो तो हमने सप्लीमेंट कर लिए दाल चावल मिक्स कर कर खा के या दाल रोटी खा के। हमारे जो B12 है जो हमारी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डिराइव्ड फूड में पाया जाता है। अब जो लोग अंडे मच्छी या मांस नहीं खाते तो मेरा ये सजेशन है कि हमको दूध लेना चाहिए, दूध या दूध के बनी हुई चीजें रूटीन में कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि B12 हमारी बॉडी के अंदर बनता है, वो इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनता कि हमारी उसको शरीर को उतना वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसलिए हमको ऊपर से लेना पड़ता है। तो इसलिए मिल्क है जो लोग परहेज नहीं करते हैं, इवन वेजिटेरियंस ले लेते हैं, तो वो लेना चाहिए दूध और दूध की बनी हुई चीजें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो एटलीस्ट बच्चों को या बड़ों सबको विटामिन B12 चाहिए होता है, नहीं तो डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, तो फिर अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाता है। तो धध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। और जैसे स्नैक्स बच्चे खाते हैं बिस्किट वगैरह, ये प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके कम बच्चों को देना चाहिए, मैदा शुगर रिच फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए आप घर में बना के स्नैक्स रख देनी चाहिए ताकि बच्चे खाएं, क्योंकि हम अपने हिसाब से घर का अच्छा तेल बना के और फ्रेश चीजों से बनाएंगे। जैसे पफ्ड राइस होता है जो मुरमुरा कई लोग बोलते हैं उसको पफ्ड राइस, इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि उसको भी विद हस्क ऑन उसको फिर बाद में जब प्रोसेस करते हैं तो उसको लोहे के बर्तनों में उसको पफ किया जाता है। ऐसे फ्लैटेंड राइस है पोहा, उसके चिवड़ा का भी नमकीन बना के रख सकते हैं आप, लड्डू बना के रख सकते हैं जो बच्चों को अच्छे लगते हैं। अगर केक बच्चे मांगते हैं तो आटे का बना के दें और अच्छी अच्छी चीजें डाल के दें बच्चों को। और मुझे लगता है अगर हम घर से ही उनको अपना कल्चर ऐसा बना लें, पुरानी चीजों को फिर से हम अपनी किचन में ले आए, तो मुझे लगता है कि हमारे जो ओबेसिटी है या और प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में वो आई थिंक हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बातें बताई मैम आपने। और सबसे जरूरी बात है कि जब भी खाना बनाएं और उसमें अच्छे से अपने हाथ को साबुन से धोएं, सब्जियों को अच्छे से धोएं और फिर काटें। और अपना बहुत जरूरी है कि जिनके घर में जगह है वो किचन गार्डन जरूर लगाएं, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। और क्या अपने घर की उगी हुई सब्जियां हम खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो फूल तो लगाएं, साथ में सब्जियां भी लगा लें जो मौसम में उग सकें, और जिनकी छत है वहां पर भी वो लगा सकते हैं। तो किचन गार्डन को जितना हो सके उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बताई मैम आपने। और मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया जहाँ पिज्जा बर्गर तो नहीं था, पर बहुत सारे पराठे खा खा के हम लोगों ने अपना बचपन निकाला है। और टचवुड ओबेसिटी तो नहीं हुई कभी, लेकिन तो बच्चे खेलते थे ना, और अब क्या बच्चे खेलते नहीं है। तो अब जैसे एक और है कि आजकल बच्चे वो टिक्की नहीं खाते हैं, गच्चक
गचक गुड़ हाँ और पीनट से बनता है। अब जैसे अनीमिया हो जाते हैं, इसके लिए बोलते हैं बहुत जरूरी है अनीमिया, आयरन और प्रोटीन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन। तो ये तो बहुत अच्छा है, गुड़ और मूंगफली खाएंगे, या तिल और गुड़ का है, चना गुड़ खाते हैं, डेट्स खाएंगे जिसको बोलते हैं छुहारा भी बोलते हैं कई लोग। तो ये सब हाँ, चीजें बहुत अच्छी हैं हमारे सिस्टम के लिए, हम प्रोवाइडेड कि हम खाएं उनको लेकर। बहुत मजा आया मैम आपसे बात करके, और मैं सबसे कहूंगी कि प्लीज जो मैम ने कहा है उसको फॉलो करें। इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतने सारे ऑप्शन है मैम के पास, मैम ने बताया, मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया बोलते वक्त। और ये सारी चीजें खाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ पूछना है मैम से, बेहिचक बेझिझक पूछें कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ मैम है वो जरूर उसके रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू रितु।